हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी इज द लर्निंग ऐप। बच्चों कैसे हो आप लोग? बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, या यूँ बोल सकते हैं कि काइनेमेटिक्स का एक फर्दर पार्ट है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको काइनेमेटिक्स जब पढ़ाया था तो उसमें आपको एक चीज़ बताई थी मैंने। स्टार्टिंग में हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात की थी और उनके एक रिलेशन को भी देखा था हमने। और उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ आपको मैंने बहुत अच्छे से बताई थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होती है जब एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज में लेते हैं। और उसमें हमने दो पार्ट किए थे, एक तो हॉरिजॉन्टल वाला और एक मोशन अंडर ग्रेविटी वाला। ठीक है, तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है कांस्टेंट जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो दो ही तरह के पाथ होते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोला। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो दो ही तरह के पाथ कंसीडर करते हैं हम। दो ही तरह के पाथ करता है कोई भी पार्टिकल, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोला होगा। इन दोनों के अलावा और कोई मोशन हो ही नहीं सकता किसी भी पार्टिकल का, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो। अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया कि एक्सीलरेशन की वैल्यू को चेंज नहीं होना, ना मैग्नीट्यूड में चेंज होना, ना ही डायरेक्शन में चेंज होना। तो इस केस में दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरा पैराबोला होगा। अब स्ट्रेट लाइन मोशन कब कब होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं पूरा। देखो पहला केस, इफ u इक्वल्स टू 0। u इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया? जब u 0 है और आपको कोई एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे दिया, u 0 है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे दिया, यानी कि मान लो इनिशियली u रेस्ट पर था, यानी कोई पार्टिकल रेस्ट पर है, और अगर मान लो उसको एक्सीलरेशन दिया तो वो क्या करेगा, उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता हुआ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो वो किस तरह का मोशन हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में हम किसी हाइट से क्या करते थे, एक बॉल को छोड़ देते थे। जब किसी हाइट से हम बॉल को छोड़ेंगे तो छोड़ते वक्त क्या होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ाता हुआ जाएगा, और कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो पहला केस है अगर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। सेकंड देखो, इफ एक्सीलरेशन एंड u are parallel। अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अगर दोनों पैरेलल हैं, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों अगर पैरेलल हैं तो किस तरह का मोशन होगा? तब भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो किस तरह का मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसी में, इफ एक्सीलरेशन एंड u आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल समझते हो ना? दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। अगर एंटी पैरेलल हुए तब भी उस केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही कहलाएगा ना। जैसे मान लो वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इधर है, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? धीरे 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 डिक्रीज होगी, फिर वापस से टर्न बैक होके उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो इस तरह का मोशन भी क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसमें दो ही तरह का मोशन होता है, एक तो होता है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा आपका होता है पैराबोला मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में भी तीन केस आपको मैंने बता दिए। अगर u 0 है और पार्टिकल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट लगा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर a और u के बीच की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तब भी ऐसा होगा, और एंटी पैरेलल है तब भी ऐसा होगा। और इसके अलावा और कोई भी एंगल अगर है u और a के बीच में तो उसके लिए पैराबोला मोशन होगा। for all other angles, और अदर एंगल्स मतलब 0 से
ज्यादा और 180 से कम, कोई सा भी एंगल ले लो 0 से 180 के बीच में, 0 और 180 नहीं होना चाहिए, बस 0 और 180 को छोड़ के कोई भी एंगल ले लो, एक 90 एंगल भी नहीं होना चाहिए, है ना। 90 तो क्या चल जाएगा, लेकिन 0 और 180 तो होना ही नहीं चाहिए। 0 और 180 अगर एंगल है तो इस केस में क्या होगा, कभी भी पार्टिकल का जो मोशन होगा वो किस टाइप का होगा, पैराबोला मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, पैराबोला मोशन टाइप का होगा। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो दो ही तरह के मोशन होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला। ये मोशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम कौन सा मोशन पढ़ेंगे, पैराबोला मोशन पढ़ेंगे। पैराबोला का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को ही हम, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पैराबोलिक पाथ के थ्रू होता है। पैराबोलिक मोशन जो भी होता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से ही जानते हैं। सारी चीजें वहां हम पढ़ेंगे अच्छे से कि किस तरह से मोशन होगा, क्या क्या चीजें होगी। तो ये चीज हमको समझ में आ गई होगी कि एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल अगर लेता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, पैराबोलिक मोशन होगा। तो इसको नोट कर लें चाहें तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ, अगर किसी पार्टिकल को हमने थ्रो किया है किसी भी एंगल से, सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, वो एंगल 0 और 180 नहीं होना चाहिए, और उनके अलावा किसी भी एंगल से अगर हम थ्रो करते हैं तो जो पाथ फॉलो होता है उस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोला, और जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वापस से रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हमने किसी एंगल पर किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को अगर थ्रो किया है तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 180 नहीं होना चाहिए, बस किसी भी एंगल पर फेंक दो। तो जो पाथ फॉलो करेगा वो तो पैराबोला पाथ हो गया, और इस पूरे मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक चीज देखी होगी आपने कि जैसे दो ही टाइप के मोशन हम ज्यादातर पढ़ेंगे, एक तो पैराबोला मोशन, दूसरा स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम एक पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन वो अलग टाइप का मोशन है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो जाए, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। देखो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो उस केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो दो ही टाइप के मोशन होगा, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा स्ट्रेट लाइन मोशन। आप अगर आपने एक चीज देखी हो, जैसे मान लो कि ऐसे किसी पार्टिकल को u इनिशियल वेलोसिटी दे दी और ये उसका एक्सीलरेशन है, ऐसे सपोज ऐसे एक्सीलरेशन है, या फिर ये उसका एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इसका पाथ कैसा होगा, मान लेते हैं एक तो ऐसा पाथ होगा, एक ऐसा पाथ होगा, एक ऐसा मान लेते हैं, एक ऐसा मान लेते हैं। 4 तरह के पाथ हो गए यहां पे। इसको हम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3 और इसको बोल देते हैं 4। एक्सीलरेशन और इसके बीच का एंगल है थीटा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि u इधर है और एक्सीलरेशन ऐसे है, तो बताओ इन ये जो 4 मैंने यहां पर दिए 1 2 3 4, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इन चारों में से कौन सा पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल, इन चारों में से कौन सा पार्टिकल पाथ फॉलो करने वाला है, इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। एक चीज अगर ध्यान दोगे तो पहली चीज तो ये है कि एक्सीलरेशन और u के जो बीच का एंगल है वो ना तो 0 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन तो हो ही नहीं सकता, यानी पहला वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचे 1 2 3। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक्सीलरेशन जो होता है ना वो क्या होता है, हमेशा क्या करने की कोशिश करता है, या फिर मैं ये बोल दूं एक्सीलरेशन ना बोल के बोलूं कि जो वेलोसिटी होती है ना, इट इज ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी इज ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का काम ये होता है वो हमेशा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करती है। अगर देखो इधर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऐसे है और पार्टिकल अगर ऐसे गया तो ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन है ही नहीं।
अब आपके पास दो पाथ बचते हैं, एक पाथ बच गया ये वाला और दूसरा पाथ बच गया ये वाला। ध्यान दो इन दोनों में से कौन सा ऐसा पाथ है जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वाले पाथ को अगर देखोगे तो ये वाला पाथ आपको दिख रहा होगा सिमिलरली कि ये पाथ जो है ये इस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक मोशन बोलेंगे, और ये वाला मोशन करेक्ट होगा ये। तो इसी तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ेंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। आपको देखना है कि एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो किस तरह से एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगी। ये सब बातें वहां पर करेंगे हम। इसको मिटा देता हूं अभी मैं। तो अब थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज मान लो कि देखो मान लो ये हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पर हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, कैसे, थीटा एंगल पर ओब्लिकली। तो क्या होगा इस केस में, पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेंगे। क्या कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक पार्टिकल को हमने से थ्रो किया u वेलोसिटी से, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अंडर हमने इसको थ्रो किया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है हमको कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर भी हमको कांस्टेंट ही मानना है। वो सब चीजें मैं आपको बता भी चुका हूं कि क्यों कांस्टेंट मानना है हमको। तो अंडर द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर द कांस्टेंट gravitational force, अंडर द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स हमने थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया है। तो जब हम इसको इस तरह से थ्रो करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक पाथ फॉलो करता है। कौन सा पाथ फॉलो करता है, इट फॉलोज a path which is called parabolic path। ये जो पाथ फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। और जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने थ्रो किया, जिस पार्टिकल को या जिस बॉडी को हमने थ्रो किया, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि सपोज कोई क्रिकेटर किसी बॉल को हिट करता है सिक्स मारने के लिए। अगर कोई क्रिकेटर किसी बॉल को हिट कर रहा है सिक्स मारने के लिए, तो जो वो बॉल जिस तरह का मोशन करती है, बैट से लगने के बाद जो हवा में जो मोशन होता है, जो बाउंड्री पर जाकर बॉल गिरती है, तो वो जो मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, और उस बॉल को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। मान लो जैसे चलते हुए प्लेन से आपने कोई पैकेट को रिलीज कर दिया, तो जब चलते हुए पैकेट से बॉल को रिलीज करोगे तो क्या होगा, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कोई भी मोशन फ्रेम है, अगर कोई फ्रेम मोशन कर रहा है और उस मोशन वाले फ्रेम से अगर कोई पार्टिकल गिरता है या कोई जंप मारता है, कुछ भी होता है, अगर रिलीज करते हैं जंप मारने में तो चेंज हो जाएगी चीजें, लेकिन अगर उस पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं अपन किसी मोशन वाले फ्रेम से, तो जितनी वेलोसिटी उसकी होगी फ्रेम की, उतनी वेलोसिटी वो पार्टिकल भी एक्वायर कर लेता है ना। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, सॉरी मैंने क्या बोला, जब हम प्लेन से किसी पैकेट को रिलीज करेंगे तो प्लेन किसी ना किसी वेलोसिटी पे तो होगा, तो वही वेलोसिटी क्या उस पैकेट की भी हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी भी वैसी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और धीरे धीरे वो पार्टिकल ऐसे ऐसे डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा। अब नीचे क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि डायरेक्शन तो नीचे होगी जी की, और पैकेट मान लो ऐसे रिलीज किया, तो हमेशा वो क्या करता है पैकेट, सॉरी कोई भी प्रोजेक्टाइल क्या करता है,
अगर उसकी वेलोसिटी आपको दी नहीं हो, अगर मान लो इधर वेलोसिटी u है, तो वो क्या करेगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगा, तो वो कुछ इस तरह से डाउनवर्ड नीचे की तरफ आने लगेगा। तो इस मोशन को भी हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसको भी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल, जो पैकेट हमने थ्रो किया। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लो आपने बुलेट से फायर किया, तो बुलेट कुछ टाइम के बाद ऐसे जाके नीचे गिर जाएगी, तो उसका मोशन भी क्या हो गया, उसका मोशन भी इसी तरह का मोशन हो गया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल पर थ्रो किया है एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, तो वो जो पाथ फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, और वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉडी है या फिर वो जो पार्टिकल है, वो आपका कहलाता है प्रोजेक्टाइल। तो इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। तो बात समझ में आई, एग्जांपल में आप लिख लेना, when a batsman hit a ball for 6, second, when a packet released फ्रॉम प्लेन, किसी प्लेन से जब हम कोई पैकेट को रिलीज करते हैं, या फिर व्हेन अ बुलेट या फिर व्हेन अ गन फायर अ बुलेट, ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन के, है ना। अब आगे हम इसके बारे में और बातें करेंगे कि जब ये ऐसे गिरता है तो क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी बातें होती है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ये नोट कर लें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल पे थ्रो किया, एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा। ये तो हमको पहले से पता है, क्योंकि हमने मोशन अंडर ग्रेविटी जब पढ़ा था तो वहां पर ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अगर किसी भी बॉडी को हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से कुछ सफिशिएंट हाइट तक अगर हम थ्रो करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, mg कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी कुछ अजम्पशंस हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस को पढ़ने से पहले, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले कुछ अजम्पशंस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। उनको बात को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे, और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट अजम्पशंस लिख लो। Some important assumptions. पहला, फर्स्ट लिखो, we consider only those trajectories which are sufficiently short in range, हम उन्हीं ट्रेजेक्टरीज को कंसीडर करेंगे। ये लिख लो, इसको मैं समझाऊंगा, अभी लिख लेना, पहले इसको समझो। मैंने लिखा है वी कंसीडर ओनली दोज ट्रेजेक्टरीज विच आर सफिशिएंटली शॉर्ट इन रेंज, for constant ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि हम उन्हीं ट्रेजेक्टरीज को कंसीडर करेंगे जो शॉर्ट रेंज की होंगी और कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर होगी।
शॉर्ट रेंज का मतलब हो गया वही, यहां पर वही चीज हमको समझनी है। शॉर्ट रेंज का मतलब हो गया कि इतनी ज्यादा रेंज नहीं होनी चाहिए, इतना ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए कि जो हाइट, जिस हाइट पर ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है वो हाइट अर्थ की जो रेडियस है उसके कंपेरेबल में आ जाए, उसके कंपैरिजन में आ जाए। तो उस केस में फिर वो कांस्टेंट नहीं होगा, mg फोर्स लगने लगेगा, अलग लगने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो वहां पर फिर सारी ट्रेजेक्टरीज की जो इक्वेशन है वो सब कुछ चेंज हो जाएगी। तो हम केवल शॉर्ट रेंज की ट्रेजेक्टरी ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से थ्रो किया और कोई 1000 किलोमीटर तक थ्रो कर दिया तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसीडर करने के लिए पहला अजम्पशन जो है वो आपके सामने है कि हम वही ट्रेजेक्टरीज को कंसीडर करेंगे जो शॉर्ट रेंज की होगी, जो बहुत ज्यादा रेंज की होगी तो उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये पहला अजम्पशन है, फर्स्ट। सेकंड देखो, all the या फिर इसके लिए लिख लेंगे एयर रेजिस्टेंस फॉर ऑल ट्रेजेक्टरीज should be negligible। एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? जो हमने ग्रेविटी में बात की थी वही बात मैं यहां पर कर रहा हूं। एयर रेजिस्टेंस जो होगा, हवा का जो भी प्रेशर होगा, हवा का जो भी रेजिस्टेंस होगा, उसको हम नेग्लिजिबल मानकर चलेंगे थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, लास्ट द सरफेस शुड बी फ्लैट। जो सरफेस है वो सरफेस भी कैसी होनी चाहिए? फ्लैट सरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर ऐसे पहाड़ आ गया, तो वो मोशन फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे हम। उस मोशन को हम पैराबोलिक मोशन बोलेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर जो सरफेस है, अगर वो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है, अगर वो फ्लैट नहीं है तो भी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो तीन अजम्पशंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला अजम्पशन आपके सामने लिखा हुआ है, हम वही ट्रेजेक्टरीज को कंसीडर करते हैं जो शॉर्ट रेंज की होती हैं और कांस्टेंट ग्रेविटी मतलब कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में ही होती है। दूसरा, एयर रेजिस्टेंस जो होगा सभी ट्रेजेक्टरीज के लिए हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, यानी एयर रेजिस्टेंस को मानेंगे ही नहीं कि एयर रेजिस्टेंस है। और थर्ड जो है वो है द सरफेस शुड बी फ्लैट, यानी जिस सरफेस से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है वो सरफेस फ्लैट होनी चाहिए। तो ये तीनों अजम्पशंस नोट करेंगे, नोट कर लो इसको, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चाहो तो बाय डेफिनेशन आप लिख भी सकते हो, डेफिनेशन किसी काम की होती नहीं है, पर कई बार लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो सिंपल सी बात है कि जो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा, इसमें और क्या लिख सकते हैं? दिस मोशन इज अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो मोशन होगा ये हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में होगा, और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ वाइज, एज वेल एज डायरेक्शन और एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों उसका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमको समझनी है। दूसरा, प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर देखा जाए तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है टू टाइप ऑफ मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड सेकंड इज वर्टिकल मोशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
जो कि एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होंगी उनकी जो मोशन होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। एक्चुअली गैलीलियो ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था गैलीलियो ने बोला था any two types of motion which are mutually perpendicular to each other which are mutually perpendicular to each other then both are independent, then both are independent to each other। कहने का मतलब यह था, गैलीलियो ने एक चीज बोली थी, अगर दो मोशन ऐसे हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो हैं वो दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो ये वाला वेक्टर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। इसका जो बेसिक जो समरी है उसकी ये है, अगर मान लो कि ऐसे इस डायरेक्शन में एक वेक्टर जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता। ये चीज मैंने इसलिए बताई है यहां पे क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो भी कॉम्बिनेशन होता है टू टाइप ऑफ मोशन का, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है दोनों एक दूसरे के, और दोनों से इंडिपेंडेंट होती है ना। चाहो तो लिख भी लेंगे वहां पे, ये तो गैलीलियो ने स्टेटमेंट दिया था। चाहो तो लिख लो इसको और चाहो तो छोड़ भी सकते हो। यहां पर लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें लिखेंगे मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल is called projectile motion। ठीक है, acceleration must be constant, motion of projectile is called projectile motion and acceleration must be constant। ठीक है, और इसमें भी लिख सकते हैं कि projectile motion is a combination, या फिर बोल सकते हैं combined motion, combination ना बोल के भी बोल सकते हैं combined motion projectile motion is a combined motion of a combined motion, projectile motion is combined motion which is mutually perpendicular, which is mutually perpendicular which is mutually perpendicular and
independent to each other, independent to each other. तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज क्या बोला मैंने, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. और हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कंबाइंड मोशन विच म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. कंबाइंड मोशन है और वो जो कंबाइंड मोशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करता है, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मोशन है. तो इस तरह के मोशन को हमने बोला है प्रोजेक्टाइल मोशन. आओ देखें कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वो एक दूसरे पे रिलेट नहीं करता. इसके बारे में बात करेंगे. नोट कर लो इसको नोट कर लो. देखो आगे देखो यहां पे मान लो ये u वेलोसिटी से थ्रो किया है थीटा एंगल पे. मान लो एक पार्टिकल को हमने क्या किया, u वेलोसिटी से थ्रो किया थीटा एंगल पे, तो उसका मोशन कुछ इस तरह का होना चाहिए. अब एक चीज आपको मैं बता दूं यहां पे कि हर पॉइंट पे यहां पे g की डायरेक्शन होगी क्या, वो डाउनवर्ड ही होगी. ये लो, तो जी जो होगा ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, मान लो किसी बॉल को हमने थ्रो किया, तो आपने एक चीज उसमें देखी होगी कि वो पार्टिकल ऊपर भी जाता है और आगे भी जाता है, यानी एक साथ दो मोशन हो रहे हैं उसमें, एक तो वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन. पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, इस तरह से ही जाता है. जैसे हमने किसी को अगर मान लो ऐसे वर्टिकली ऊपर फेंका है तो पार्टिकल ऐसे ऊपर जाके नीचे आ जाएगा. लेकिन अगर किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, तो पार्टिकल आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है हवा में. तो दोनों टाइप के मोशन हो गए. यही दोनों मोशन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. तो इसको आगे देखते हैं किस टाइप का मोशन होगा. जैसे मान लो अगर हम बात करें ये, तो ये तो हो गया एक तो वर्टिकल मोशन, ऐसे पार्टिकल ऊपर गया और वापस उसी जगह पर आ गया. तो अब देखो यहां पर ध्यान से, ये u है और ये थीटा है. यहां पर ध्यान से देखो, ये u है और ये थीटा है. इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल मोशन को हम अलग कर लेंगे और वर्टिकल मोशन को हम अलग कर लेंगे. तो मान लेते हैं कि इसके दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल वाले को मैं ux से कंसीडर कर देता हूं और इसको मैं uy से कंसीडर कर देता हूं. ठीक है, तो यहां पर देखो इनिशियल वेलोसिटी uy हो जाएगी और एक्सेलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड, जिसको हमने बोला g. इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्लस दूसरा मोशन देखो, यहां पे पार्टिकल ऐसे जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन में, तो ये जो वेलोसिटी है इसकी, ये कहलाएगी आपकी ux, और एक्सीलरेशन ax कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है और एयर रेजिस्टेंस को तो नेग्लिजिबल माना है हमने. मैंने फिर बताया आपको कि केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg कंसीडर कर रहे हैं, बाकी किसी फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है. जब कोई फोर्स ही नहीं है तो कोई एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कोई एक्सीलरेशन भी कंसीडर नहीं करेंगे. तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से कि किस डायरेक्शन में क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में क्या चीजें हैं. दो टाइप का मोशन हो गया, एक तो वर्टिकल मोशन, पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, और एक हॉरिजॉन्टल में ऐसे आगे चला गया. तो दो टाइप के मोशन हो गए. इसको लिख भी लो, ये वर्टिकल मोशन है और ये हॉरिजॉन्टल मोशन है. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, चाहो तो यहां लिख भी लो. देखो
प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वल्स टू वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन, ये होता है एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन का सेग्रीगेशन। हमने दो पार्ट में इसको तोड़ लिया, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। हम ऐसे ही इसको सोल्व भी करेंगे, मैंने केवल ये दिखाने के लिए नहीं तोड़ा है, ये ऐसे डायग्राम बनाने के लिए अच्छा दिखे इसलिए नहीं, हम इसको सोल्व भी इस तरह से करेंगे। भले ही ये 2D मोशन हो, 2D मोशन समझते हो ना, इसको टू डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, लिख भी लेना चाहो तो इट इज 2D मोशन। क्योंकि देखो पार्टिकल ऐसे कर्व बना रहा है तो 2D मोशन हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाता एक स्ट्रेट लाइन में जाता। मैंने आपको ये समझाया भी था जब हमने वेक्टर पढ़ा था और रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था, जब मैंने आपको समझाया भी था एक चीज कि कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब पैराबोला होगा और कब स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब 1D मोशन होगा, कब 2D मोशन होगा और कब 3D मोशन होगा। अगर इस प्लेन में कोई मोशन हो रहा है, इस तरह से पैराबोला बन रहा है, कर्व बन रहा है, तो वो कैसा मोशन कहलाएगा? वो 2D मोशन कहलाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, 1D मोशन नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन हम इसको 1D बना रहे हैं। 1D कैसे बना रहे हैं हम इसको 2D को अलग, एक D को अलग तोड़ दिया, एक D को अलग तोड़ दिया, ऐसे मान लो 2D है ना, तो एक 1D हमने क्या किया, वर्टिकल कंसीडर कर लिया और एक हमने D ऐसे हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लिया। अब वर्टिकल वाले में अगर हम देखेंगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे गया और वापस वहीं आ गया, तो जिस लेवल पर गया उसी लेवल पर आकर गिर गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन का क्या हुआ, पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में जो हाइट है वो क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आपने एक चीज नोट की होगी तो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ऐसा ही हुआ था, पार्टिकल ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, तो उसी टाइप का मोशन है। तो हमको यही समझना है कि वर्टिकल मोशन जो है वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वाला जो है, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, वो है सेम वही है, वही इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, वही सारे फॉर्मूले यहाँ पे लगाएंगे, उसी से हम सारी चीजें कलेक्ट करेंगे, वही सब चीजें हम इसमें करेंगे। अब इसमें भी वही सारी चीजें हैं जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में करी थी। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे कि पार्टिकल यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी रेंज तक जाता है। ये पूछ लेंगे किसी टाइम टी पर बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, किसी टाइम टी पर बताओ पार्टिकल किस हाइट पे होगा, किसी टाइम टी पर बताओ पार्टिकल की रेंज कितनी होगी। ये सारी चीजें यहाँ पर पूछ ली जाएगी आपसे और वो सारी चीजों के आंसर हम देंगे, हम उनको सोल्व करेंगे, सब चीजों को हम डेराइव भी करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, नोट करेंगे इसको सब, आगे बढ़ते हैं इसमें। हेडिंग डाल लो ताकि हेडिंग से हम कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हेडिंग डाल के करते हैं, हेडिंग डाल लो। प्रोजेक्टाइल थ्रो एट एन एंगल थीटा with horizontal, projectile throw at an angle theta with horizontal, horizontal के साथ किसी थीटा एंगल पर हम इसको थ्रो कर रहे हैं। अगर थीटा एंगल पर हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या चीजें हम लिखने वाले हैं, क्या क्या चीजें, सब चीजें यहां पर हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका अच्छा सा एक नीट एंड क्लीन डायग्राम। चलो बनाते हैं, शुरू करते हैं। देखो हाँ, ऐसे ही बना लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये देख लिया।
मान लो u एंगल लिया हमने, सॉरी u इनिशियल वेलोसिटी मान ली इसकी पार्टिकल की, और हमने थीटा एंगल पर इसको थ्रो कर दिया। इसको हम x मान लेते हैं डायरेक्शन, और इसको y मान लेते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन मान लेते हैं ना, क्योंकि एक्स वाई डायरेक्शन की ट्रेजेक्टरी होती है। आगे हम पढ़ेंगे भी सही कि जो ट्रेजेक्टरी है इसका पाथ क्या होता है, इसका ट्रेजेक्टरी जो होती है वो उसकी इक्वेशन एक्स और वाई की इक्वेशन होती है, एक्स और वाई में एक इक्वेशन बनती है, वो हम बाद में भी पढ़ेंगे। अभी तो हमको इतना सा समझना है कि u किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया पार्टिकल को, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, वो दोनों कंपोनेंट देख लो यहां पर कैसे होंगे, एक तो होगा ऐसे और दूसरा होगा ऐसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको मैंने बोला u cos थीटा, जो कहलाएगा आपका ux, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूं u sin थीटा, जो कहलाएगा आपका uy। इसमें कोई डाउट है किसी को? देखो यहां पर ध्यान से देख लो, ये हो गया आपका ux u cos थीटा, और ये हो गया आपका uy u sin थीटा, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। ये जो थ्रू आउट मोशन में जो इसने वही जितने टाइम के लिए फ्लाई हवा में रहा, जितने टाइम के लिए इसने फ्लाइट की, जितने टाइम के लिए ये यहां से चला और यहां तक आने में जो टाइम लगा उसको हमने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा और क्या क्या चीजें हम इसमें कंसीडर करते हैं, देखो यहां पे मैक्सिमम हाइट, ध्यान दो यहां पर अगर अच्छे से, तो क्या यही इसकी एच मैक्स कहलाएगी यहां से यहां तक, क्योंकि देखो पार्टिकल ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसी हाइट तक गया, उस हाइट के बाद वापस से उसकी हाइट ड्रॉप हुई और यहां पर आकर क्या हो गई, जीरो हो गई, तो यहां से इंक्रीज हुई और यहां से आके जीरो हो गई, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको हमने बोला क्या बोला, एच मैक्स बोला। और क्या देखेंगे, देखो ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, उसको हम बोलेंगे रेंज, उसको हम बोलेंगे रेंज, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। ये जो यहां से यहां तक इस पार्टिकल की डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हमने बोला है रेंज। इसको किससे डिनोट करेंगे हम, आर से। अब देखो सारी चीजें समझ में आ गई है हमको, u cos थीटा ux है, uy को हमने u sin थीटा बोला है, ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट अपवर्ड डायरेक्शन की उसको h max बोला है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने रेंज बोला है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करेंगे, ये देख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमको, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी पार्टिकल की, और उसके बाद हम बात करेंगे रेंज की। देखो इसमें प्रोजेक्टाइल में हम जनरली ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी है, ये इसको ये भी लिख लो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, या फिर मैं बाद में लिखवा दूंगा, इसको छोड़ो अभी। हाँ, तो कौन कौन से फॉर्मूले डेराइव करेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये तीनों फॉर्मूले यहां पर डेराइव करने वाले हैं। चलो आओ देखते हैं कैसे डेराइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो जब भी टाइम की बात आती है, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी हमको टाइम निकालना होगा, मैंने रेक्टिलिनियर मोशन जब पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन मोशन जब आपको पढ़ाया था, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि टाइम जब भी हमको निकालना होगा, जब भी टाइम की कैलकुलेशन होगी, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन से ही टाइम को निकालेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा करना रहेगा तो वहां पर भी ऐसा ही करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर भी वर्टिकल डायरेक्शन से हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखो वर्टिकल डायरेक्शन से कैसे निकालोगे, ध्यान दो अगर अच्छे से। यहां पर तो पार्टिकल ऐसे गया और वापस यहीं पर आ गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने रेंज जो ली वो तो कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल ऐसे गया और नीचे आ गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखने से पहले काम करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बोला है कि हम इसको दो पार्ट में तोड़ने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, तो दोनों डायरेक्शन में तोड़ के लिख लेते हैं अलग अलग यहां पे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल में क्या क्या दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमको जो गिवन है ux इक्वल्स टू u cos थीटा है,
ax की अगर मैं बात करूंगा तो ax कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो ax है ही नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो uy u sin थीटा, ay माइनस जी, ये चीजें हमको गिवन है। ux u cos थीटा, ax 0 है, uy है u sin थीटा और ay है माइनस जी, ये चीजें हमको गिवन है। अब हमको फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो आओ टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करते हैं। हेडिंग डाल लो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन यूज में लेते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमको पता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल में वो 0 है, क्योंकि पार्टिकल हवा में गया और वापस उसी सरफेस पे यानी उसी पोजीशन पर आ गया, यानी कि y डायरेक्शन का जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो यहां पर y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही लिखने वाले थे हम इक्वेशन, ठीक है। अब देखो y तो हो जाएगा 0, u कौन सा लेंगे हम, जब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो u भी कौन सा लेंगे, वर्टिकल का लेंगे, यानी कि uy लेंगे। क्या लिखूंगा मैं, uyt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया आप समझ गए होंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, जी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ले लिया। ये 0 है, uy इस तरफ आ जाएगा देखो, और एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2uy बाय जी, ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कितना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, 2uy बाय जी, कितना हो गया 2uy बाय जी। और अगर इसको और अच्छे से देखो तो तुम ये लिख सकते हो uy की वैल्यू कितनी है वहां पर, u sin थीटा, तो 2u sin थीटा बाय जी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी। अगर आपको थीटा एंगल गिवन है और u गिवन है तो आप थीटा पुट करो, एंगल पुट करो, वैल्यू पुट करो, यहां से आपको डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। एक मिनट एक चीज का और ध्यान दो यहाँ पे, क्या ये uy कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा, 2uy बाय जी, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी जब पढ़ा था तो उसमें भी फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या 2u बाय जी। अगर मैं उसको 2uy बाय जी ही लिखूं तब भी वो फॉर्मूला वैलिड होगा, ये वाला। देखो अगर यहां पर थीटा हमने वर्टिकली थ्रो किया था तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली थ्रो किया तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 रखो, 1 2u बाय जी, समझ में आई बात, थीटा की जगह 90 रखो, कितना हो गया 2u बाय जी। तो अगर वो वाला फॉर्मूला इससे ही रिलेट करता है, ये बात हमको यहां से भी पता चल रही है। अभी इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल थ्रो एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो उसमें हमने सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद हमको ये लिखना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या चीजें होती है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नोट करना है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर आगे हम नेक्स्ट एच मैक्स का फॉर्मूला निकालेंगे। नोट कर लिया इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हम मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को भूल जाओ, उसके पार्टिकल मतलब उसमें जो भी हमको दिया था उससे तो कुछ लेना देना है नहीं। मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए मैंने आपको बताया था वही 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका टाइम लिखो, कहां से, नीचे से मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला टाइम है वो सेकंड इक्वेशन में टाइम पुट कर दो, या फिर थर्ड इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर लो। हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे डायरेक्टली, देखो कैसे यूज करेंगे, लिखेंगे vy का स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन की बात चल रही तो ये भी vy होगा, uy का स्क्वायर माइनस 2gh। मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव में कंसीडर पहले ही कर चुका हूं। ये 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, तो ये कहलाएगा uy का स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, यानी कि h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा uy का स्क्वायर बाय 2g, या फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला कहलाएगा आपका किसका, मैक्सिमम हाइट का, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मोशन अंडर ग्रेविटी से मैच करो इसको, वहां पर भी वर्टिकल डायरेक्शन में हमने फेंका था, थीटा की जगह 90 पुट करो तो कितना आ गया u स्क्वायर बाय 2g, वहां पर भी यही आया था u स्क्वायर बाय 2g। ऐसे निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, तो किसका फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम हाइट का। इसी तरह से हम रेंज का फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। देखो
नेक्स्ट लिख लो रेंज। अब देखो रेंज कौन सी डायरेक्शन में आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या, नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन ही जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू ut से हम यूज कर लेंगे। तो s क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर रेंज, और u हो जाएगा ux मल्टीप्लाई बाई t। अब टाइम हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, टाइम जो हमने लिया था वो क्या लिया था 2u बाई g। तो यहां पर पुट कर देंगे, देखो ux टू uy बाय g, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यहां से 2ux uy बाय g। ये किसका फॉर्मूला बन गया, रेंज का फॉर्मूला बन गया। अगर हमको ux और uy पता है तो डायरेक्टली यहां वैल्यू पुट करेंगे और वहां से हम रेंज का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा और देखो क्या कर सकते हैं इसमें, ux को क्या लिख सकता हूं मैं, u cos थीटा, और इसको लिख सकता हूं u sin थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा मिलके क्या बन जाएगा sin 2 थीटा। तो ये जो रेंज का फॉर्मूला निकल के आएगा यहां से हमारे पास वो आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, रेंज का। तो आज हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला, आज हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाला, और आज हमने रेंज का फॉर्मूला निकाला। तो ये तीनों फॉर्मूले हमने डेराइव कर लिए हैं। अब इन तीनों फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो हम आगे करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, आप इसको सब अच्छे से लर्न करके आओगे, अच्छे से इसको पढ़ के आओगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो इसको अच्छे से नोट करो। थैंक यू सो मच।